और आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मंजरी अग्रवाल हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर राजलक्ष्मी जी आर्थिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी पर चर्चा करने के लिए और हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं मंजरी अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि लगातार पहले जैसे शोर हो रहा था कि अभी चुनाव नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि चुनाव है इसी वजह से यहाँ लोगों को रियायत दी जा रही है, और प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा था कि पूरे तरीके से हमारे पास गैस है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक और अब ये भी शोर हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में जो जेब है जनता की उस पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से 14 जहाज़ों के करीब होर्मुज में फंसे हुए हैं, तो लगातार चिंता यहाँ आम आदमी को ही हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत की तेल आपूर्ति इतनी कम है कि 14 जहाजों के ऊपर निर्भर है? नहीं, इससे बहुत बड़ी आपूर्ति हमको चाहिए होती है। तो हमारा तेल 40 जगहों से आ रहा है, जिसमें एक रशिया भी है जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। तो अगर ये सोचा जाए कि इन 14 जहाजों के रुक जाने से भारत में तेल का संकट हो जाएगा और उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी, ये एक कपोल कल्पना है। ओके। और चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार अपने कड़े फैसलों के लिए जानती है और जानी जाती है, और राष्ट्रहित में जो फैसले लेती है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये एक भ्रामक मनोविज्ञान है। आप ये कह लीजिए कि चुनाव है इसलिए तेल की कीमत बढ़ने नहीं दी गई, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे या तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। जो तेल की कीमत थी वही रहेगी, कारण हमारे पास काफी हद तक इंपोर्ट आ चुका है। और जो हम रूस जैसे देशों से तेल ले रहे हैं, उसमें हम डॉलर का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जी। वो हमारा जो है रुपी में डील हो रहा है बहुत सारी जगह पे। और भीम ऐप चल रहा है, कहीं पे यूपीआई वस्त्रो है, कहीं कुछ है। मतलब हर जगह से तेल अब आपका डॉलर डिपेंडेंट नहीं है, और काफी सारी देशों से आपका तेल आ रहा है। नए और आगे अभी अर्जेंटीना वगैरह अभी सब जगह से आएगा। और जो यूएस ने, आप ये सोचिए, वेनेजुएला का तेल लिया है, वो भी रिफाइन होने भारत आएगा, उनको लाना पड़ेगा, वरना वो तेल उनके लिए बेकार है। तो आप ये समझिए कि भारत में तेल की कीमत बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट होगी। हमारे पास काफी अच्छा रिजर्व है। हमारी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होकर के बहुत सारे देशों से और सारी डील्स साइन कर रही है, और हॉर्मुज और बाबल मंडप के चंगुल से निकाल करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि तेल तब भी आता रहे, अगर कोई भी चोक पॉइंट्स ऐसे ना हो जिसके कारण भविष्य में कभी भी इस तरह का संकट आए। तो चिंता मत करिए, ना तो एलपीजी सिलेंडर के दाम वगैरह बढ़ेंगे। अगर ये 5, 10, 15 रुपए बढ़ते हैं तो उसको आप प्लीज बढ़ाने मत लीजिएगा। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब थोड़ा सा इंश्योरेंस रिस्क होने के कारण इंश्योरेंस काफी देना पड़ता है। जी। बाकी जब तेल की कीमत एक्चुअली जिसको आप बढ़ना कहते हैं 50% बढ़ी, 25% बढ़ी, 100% मतलब दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, कई कई देशों में इस तरह की कंडीशंस हैं। 3 3 गुनी तेल बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद है आपका, बांग्लादेश वगैरह तो भारत से ही ले रहे हैं। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है, जी। भूटान है, इनको हम तेल की हेल्प दे रहे हैं। तो ये मत सोचिए, हम दूसरे की हेल्प तब करते हैं जब हमारे पास सब चीजें भरी होती है, बिल्कुल ऑप्टिमम पे मंजरी जी, होती है, अभी और हम आपने कहा था कि कंफर्टेबली 14 दे सकते जहाज़ों हैं। पर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की महंगाई है, वो डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि दुनिया का करीब 30% ऐसा तेल व्यापार है जो होर्मुज जल डमरू मध्य से होता है। अगर तनाव की वजह से ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है, तो भारत के पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्लान बी क्या है? देखिए, दुनिया का है, हमारा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। ठीक है। तो भारत की अगर आप अंदरूनी कीमतों की बात करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। बहुत सारे और देश हैं, अरे बाकी छोड़िए, आप आर्कटिक सर्कल से इतना तेल निकाल रहे हैं कि वो आपकी तेल की जरूरतों को मैनेज कर लेगा। तो दुनिया देखिए, दुनिया का अगर हमको मैनेज करना हो तो हम उनको सलाह दे सकते हैं कि आप हमसे ले लीजिए, हम रिफाइन करते हैं, जी। और उसमें जो है रिफाइनरी हम और जगह भी खोल सकते हैं, और देशों को भी हेल्प कर सकते हैं। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और रशिया के साथ हमने आर्कटिक सर्कल में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कि हमें बहुत सस्ता तेल आर्कटिक सर्कल से भी मिल रहा है। तो आप
भारत की ज़रूरतों के लिए हम पूरी तौर पे सिक्योर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14 जहाज़ वहाँ पर हैं, उसकी हम चिंता करेंगे क्योंकि हम एक भी जो क्रू होती है, उसके जी। कष्ट को नहीं झेलेंगे और जो जहाज़ों पर चलिए सामान है, ठीक है। वो हमारा है, ठीक है, वो सुरक्षित लौटेंगे जहाज़ों के समेत मंजरी जी आना आपके चाहिए। पास। राज लक्ष्मी जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। जब कच्चा तेल $120 प्रति बैरल पहुंचता है तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ता है। इससे हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट और घरेलू मुद्रास्फीति पर कितना गहरा असर पड़ेगा आने वाले समय में? पहले तो मैं मंजरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जी। उन्होंने इतना सुंदर चित्र प्रस्तुत किया, इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना आसान कि दिल बाग बाग हो गया। लग पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं ऐसा लग रहा है, जी। मगर ऐसा है तो नहीं। आपने जैसा अपनी रिपोर्ट में अभी दिखाया, सारी बातें बता दी, उसके बाद बहुत कुछ कहने को है नहीं। जी। वो बहुत ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था। जी। जैसा जैसा मंजरी जी भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना रही है। भारत जरूर सेल्फ सफिशिएंट है, जी। लेकिन तेल और डीजल में नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि नहीं है, और ये फैक्ट्स हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। हम आयात पर निर्भर हैं और आयात की संकटें हमें झेलनी पड़ी। ये हाँ सही है कि जो होर्मुज में तनाव है, जी। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम वैकल्पिक तरीके कर रहे हैं। हम रूस से तेल ले रहे हैं, जी। और अगर हम रूस से तेल लेते रहे तो हमें हमारी समस्याएं कम होंगी। लेकिन समस्या नहीं है ऐसा कैसे कह सकते? जी। एलपीजी का कमर्शियल सप्लाई सरकार ने बंद कर दिया। केवल होटलों में ही एलपीजी का इस्तेमाल नहीं होता। जी। हमारे हजारों लाखों छात्र सब कोचिंग करने, दूसरे हमारे अपने बच्चे कोचिंग करने दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जी। वो सब इस एलपीजी पर डिपेंड करते हैं, और वो मेस में रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों को साथ ये समस्याएं हो रही हैं कि वो अपना कोचिंग छोड़ के अपने गांव, अपने घर चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती। जी। अगर सारा किस्सा इतना ही सुनहरा है कि कोई समस्या नहीं है, हम दूसरे देशों को दे सकते हैं, फिर क्या ही प्रॉब्लम है? जी। अब हम भारत क्या हर जीवन भर बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही अपनी तुलना करता रहेगा? अब तो हम लोग को चीन की तुलना करने के लिए तैयार हो जाना जी। पड़ेगा। बिल्कुल। आखिर हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनेंगे कैसे? बिल्कुल इस राजलक्ष्मी तरह जी, तो हम एक सबसे होता है निचली समस्या को अर्थव्यवस्था हो इग्नोर जाएंगे। करना और एक होता है समस्या को स्वीकारना। अगर समस्या को स्वीकार लिया जाए तो उसका हल जो है वो जल्दी निकलता है। एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी कि सरकार के सामने अगर यहाँ बात की जाए तो कुआं और खाई वाली स्थिति बनी हुई है। अगर सरकार तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर डालती है तो खपत गिरेगी, और अगर खुद वहन करती है तो फिजिकल डिफिसिट जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में एक संतुलित अर्थशास्त्री के नजरिए से इस समय सरकार को किससे प्राथमिकता देनी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को तेल का दाम अभी फिलहाल नहीं बढ़ाना चाहिए। जी। अगर वो तेल का दाम जितने तक रोक सकती, लौटती मंजूरी जी आपके पास। उतना उनको संभालना चाहिए। क्योंकि अभी अगर उन्होंने तेल का दाम बढ़ाया तो पब्लिक का बैकलैश बहुत ज्यादा होगा। हिंदुस्तान में तेल की कीमतें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जी। वो तय करती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब ये इनका एक टेक्निकल तरीका है इसको वो ट्रेड पैरिटी रेट से, और पर डे एक मोबिलिटी के हिसाब से तय करती हैं। जी। बहुत लंबे समय तक होता रहा कि क्रूड के प्राइस
गिरे, लेकिन इन कंपनियों ने प्राइस नहीं गिराया अपना, जी। तो उनके पास काफी प्रॉफिट है। हम्म। वो उस अगर प्राइस क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी वो इन प्राइस को स्टेबल रख सकती हैं, उनको रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बैकलैश, बैकलैश की हिंदी माफ कीजिए मैं नहीं बता पाऊंगी, जी। वो इतना स्ट्रॉन्ग है अभी कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। सोशल मीडिया का जमाना है, ऑलरेडी बातें बहुत तेजी से फैल रही, अभी आप देख रही हैं कि दाम बढ़े नहीं है, मगर जी। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, और इसी अब बात से बढ़ जनता जाएगा घबराई तो हुई है। बहुत, ठीक है, जवाब ले लेते हैं मंजरी जी से। जी मंजरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं डूम्सडे एडवोकेट बनने में प्रसन्नता की कोई अनुभूति नहीं करती हूँ। जो हमारा मार्च और अप्रैल 2026 का रेट है वो है $98 और $99 पर बैरल। ओके, और जबकि दुनिया इसको 120 पे ले रही है। अब दुनिया संकट में है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने अपने देश को मैनेज करें। इट इज नॉट इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्यों इसलिए हम फालतू में शोक मनाना शुरू कर दें, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर कोई वो नहीं है। अब इनका कहना है, राजलक्ष्मी जी का, कि हमने जो है तेल वो गैस की सप्लाई रोकी, होर्डिंग शुरू हो गई थी, जी। छापेमारी करके हमको गैस के सिलेंडर बरामद करने पड़े। और ये होर्डिंग पॉलिटिकली इंस्पायर्ड थी ताकि आप ये सेल कर सके कि वहां पे हॉर्मुज में जो तेल का संकट हुआ उससे भारत में सप्लाई है। और बहुत सारे दिल्ली में छापेमारी हुई, बहुत सारे शहरों में हुई। ये होर्डिंग रोकने के लिए गैस की सप्लाई में एक थोड़ी सी कटौती की गई थी, इसलिए नहीं कि हमारे पास कम है। मैं फिर कहूंगी, हम दूसरे देशों की इस समय सहायता कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई भी कमी नहीं है। ना तो हम उज्ज्वला योजना में किसी तरह की कमी कर रहे हैं और ना ही हम आगे गैस का कोई प्राइस वगैरह बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा होगा तो ऐसा होगा और फिर महंगाई बढ़ जाएगी और जनता आक्रोशित हो जाएगी। ये एक बहुत लंबी, वही इसी को मैं डूम्सडे एडवोकेसी कहती जी। हूँ। तो इसको करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जनता में एक पॉजिटिव संदेश दें। अगर कोई कमी आने वाली है, जैसे कोरोना आया था, तो हम जनता को मानसिक तौर पे प्रिपेयर करें। हमको पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस संकट को 1.5 महीने के करीब हो रहा है। भारत दूसरे चैनल से अपनी सप्लाई कर रहा है और बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, हम अमेरिका से भी ऑयल लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब हमारे पास इंतजाम है और काफी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है इस एरिया में। हम हर चीज में सिक्योर हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी हम इससे पहले कि ये मंजरी जी, संकट शुरू हो, सिक्योरिटी की आपने बात कही मोदी और जी इसको जी बिल्कुल, और मार्च उम्मीद से यही है कि यहाँ महंगाई ना बढ़े और लोगों की जेब पर वजन ना हो।